प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम अल्पविराम के बारे में अध्ययन करेंगे और विद्यार्थियों, यह राजस्थान पात्रता परीक्षा के लिए जो कि हिंदी के पाठ्यक्रम में L1 और L2 दोनों में दिया हुआ है और इसी के तहत कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में सभी विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक व्याकरण को मजबूत करने के क्रम में ये बहुत ही अच्छा प्रकरण साबित हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं उन चीज़ों को जो अल्पविराम के लगाने से भाषा में पुष्टता प्रदान करती है। तो यहाँ क्या क्या नियम हैं और क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है जिससे कि अल्पविराम का प्रयोग करते हुए हम किसी भी वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला नियम इसमें दिया हुआ है विद्यार्थियों कि कहाँ लगाते हैं अल्पविराम। इसमें दिया हुआ है एक ही प्रकार के कई शब्दों के प्रयोग में। जब हमें एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग करना है और तो क्या करते हैं, प्रत्येक शब्द के बाद में क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। कई शब्द एक ही प्रकार के दिए हुए हैं तो उनके मध्य में हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं अर्थात कॉमा लगाते हैं। लेकिन एक शर्त यह भी है कि अंतिम शब्द से पहले और शब्द का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, रमेश पालतू पशुओं में गाय, भैंस, बैल और भेड़ रखता है। तो यहां विद्यार्थियों एक ही प्रकार के शब्द हैं, लेकिन अब एक ही प्रकार के शब्द हैं तो बीच में क्या लगेगा, इनके बाद में क्या लगेगा, अल्पविराम लगेगा, कॉमा लगेगा। लेकिन जब अंतिम शब्द है उससे पहले और शब्द का प्रयोग हम करते हैं। यह है विद्यार्थियों एक सामान्य नियम जो कि अल्पविराम के प्रयोग संबंधी उसकी जो सूचिता है उसको बढ़ाता है, उस वाक्य की। तो दूसरा नियम देखते हैं विद्यार्थियों। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं विद्यार्थियों, जैसे हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा। यदि इन शब्दों से, ये शब्द है विद्यार्थियों, 6 शब्द आपको देखने हैं, याद रखने हैं, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा। इनसे, इन वाक्यों से शुरू होने वाला, इन शब्दों से शुरू होने वाला जो कोई वाक्य है तो वहां इनमें कौन सा लगता है, अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों के बाद में। जैसे उदाहरण देखते हैं, हाँ मैं लिख सकता हूं, हाँ मैं लिख सकता हूं। तो आपने देखा ये शब्द है और ये वाक्य की शुरुआत करने वाला यही शब्द है। इसमें से हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा। इन शब्दों से शुरू होने वाला जब कोई वाक्य है तो इन शब्दों के तुरंत बाद में हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं। दूसरा हो सकता है नहीं, यह काम नहीं हो सकता, नहीं, यह काम नहीं हो सकता, अर्थात नहीं से वाक्य शुरू हो रहा है, नहीं शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है तो नहीं के बाद में हम अल्पविराम लगाएंगे। अगला उदाहरण हो सकता है, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई विवरण दिया हुआ है और उसके सार रूप में हम जो कोई वाक्य शुरू कर रहे हैं और वाक्य शुरू हो रहा है अतः से, तो अतः के बाद में हम अल्पविराम लगाएंगे। अगला है उदाहरण इसी प्रकार से, वस्तुतः वह पागल है। वस्तुतः शब्द का प्रयोग किसी वाक्य को शुरू करने से प्रारंभ में किया जा रहा है। इस शब्द का प्रयोग वस्तुतः अल्पविराम लगाएंगे, वह पागल है। अच्छा अब मैं चलता हूं, अच्छा अब मैं चलता हूं, अच्छा के बाद में अल्पविराम लगाएंगे। तो यहाँ विद्यार्थियों ने देखा कि जब वाक्यों के शुरू में ऐसे शब्द आते हैं जिनमें हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों के बाद में तुरंत ही क्या लगाते हैं, हम अल्पविराम लगाते हैं। विद्यार्थियों तीसरा नियम है कि जब हम वाक्यांश और उपवाक्य, वाक्यांश को उपवाक्य कहते हैं, या जब हम कहते हैं कि वाक्यांश और उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं कि वाक्यांश और उपवाक्य को किस प्रकार से अलग किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। गणित का पाठ्यक्रम बदल जाने से अल्पविराम लगाएंगे।
मैं समझता हूँ अल्पविराम लगाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। वाक्य लंबा है लेकिन यहाँ वाक्यांशों के रूप में, वाक्य के अंश के रूप में ये 3 उपवाक्य दिए हुए हैं। तो यहाँ इनमें इनकी समाप्ति पर हमको बीच बीच में क्या लगाने हैं, अल्पविराम लगाने हैं। दोबारा से सुनिए इस उदाहरण को। गणित का पाठ्यक्रम बदल जाने से कॉमा लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे, मैं समझता हूँ कॉमा लगाएंगे, परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो यहाँ वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए, वाक्यांश और वाक्य को अलग अलग करने के लिए भी हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। चौथा है विद्यार्थी, इसमें शब्द युग्मों में ए लगाव दिखाने के लिए। कोई शब्द युग्म है अर्थात शब्दों के जोड़े हैं, उनमें ए लगाव, उनमें पृथकता हमको दिखानी है, तो वहां भी हम क्या करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, उसके बाद ये एक शब्द युग्म हुआ। इसके बाद में दूसरा कोई शब्द युग्म आता है, जैसे सच और झूठ। यदि आगे भी कोई शब्द युग्म आता है, कल और आज। विद्यार्थियों, यहां हमने देखा कि शब्द युग्म जब क्रम में आते हैं, लगातार आते हैं, तो उन शब्द युग्मों में भिन्नता या ए लगाव दिखाने के लिए, पृथकता दिखाने के लिए हम बीच बीच में क्या लगाते हैं, अल्पविराम अर्थात कोमा का प्रयोग करते हैं। पाप और पुण्य ये एक शब्द युग्म है, सच और झूठ ये भी एक शब्द युग्म है। इन दोनों में पृथकता, ए लगाव दिखाने के लिए बीच में क्या लगाया गया है, अल्पविराम लगाया गया है। आगे देखते हैं, कभी कभी विद्यार्थियों होता यह है कि संबोधन सूचक के बाद में भी यह अल्पविराम लगाया जाता है। संबोधन सूचक भी आता है कभी कभी। रवि तुम इधर आओ, रवि तुम इधर आओ। यहां संबोधन के रूप में रवि को संबोधित किया गया है, तो कभी कभी क्या होता है, संबोधन के रूप में भी संबोधन सूचक शब्द है, उसके बाद में क्या लगाते हैं, हम अल्पविराम लगाते हैं। अगला है विद्यार्थियों, जब हम अपनी वाक्य रचना में, हिंदी की रचना में हम जब सब पत्र का प्रयोग करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो वहां जब हम संबोधन लिखते हैं तो संबोधन के बाद में विद्यार्थियों आपको अल्पविराम लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे पूजनीय पिताजी, तो पिताजी के बाद में ये संबोधन है, इसलिए पिताजी के बाद में आपको अल्पविराम लगाना है। जैसे मान्यवर लिखते हैं, महोदय लिखते हैं, पत्र में प्रार्थना पत्र जो भी होता है उसमें, तो वहां हम संबोधन के बाद में क्या लगाते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। एक नियम ये आपको ध्यान रखना है कि आपको संबोधन जब आता है पत्र में लिखने के लिए, उसके बाद में अल्पविराम लगाएंगे, लेकिन ये भी साथ साथ ध्यान रखना है कि जब हम पत्र का अंत करते हैं, तो अंत में जब लिखते हैं भवदीय या आपका आज्ञाकारी, तो वहां आपको ध्यान रखना है उस समय आपको अल्पविराम का प्रयोग नहीं करना है। केवल संबोधन में प्रारंभ में आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है, और जब पत्र का अंत होता है, जब हम भवदीय या आपका या आज्ञाकारी इस प्रकार के शब्द लिखते हैं, तो वहां आपको अल्पविराम नहीं प्रयुक्त करना है। विद्यार्थियों, कुछ समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं, उनके साथ में अल्पविराम प्रयुक्त किया जाता है। तो यहां जैसे किंतु है, परंतु है, इसलिए है, किंतु परंतु इसलिए क्योंकि, ऐसे जो समुच्चयबोधक शब्द आते हैं उनसे पहले अल्पविराम प्रयुक्त होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं, किंतु, इसलिए, परंतु, क्योंकि, ऐसे जो समुच्चयबोधक अव्यय होते हैं, तो इनको इनके पहले क्या करते हैं, हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मैं बहुत थका हूं, आज मैं बहुत थका हूं इसलिए विश्राम करना चाहता हूं, तो ये समुच्चयबोधक अव्यय है, इसलिए इनसे पूर्व हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। आज मैं बहुत थका हूं इसलिए विश्राम करना चाहता हूं, तो इसलिए से पहले क्या लगाएंगे, हम अल्पविराम लगाएंगे। एक उदाहरण ये हो सकता है, मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। मैंने बहुत परिश्रम किया
किंतु फल कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर किंतु है, समुच्चयबोधक अव्यय है, जोड़ने का काम करता है योजक की तरह। तो यहाँ हम किंतु से पहले क्या करेंगे, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि ऐसे जो समुच्चयबोधक अव्यय आते हैं तो इनसे पहले विद्यार्थियों हमें अल्पविराम लगाना होता है। विद्यार्थियों ये भी एक नियम है कि जब हम किसी भी पत्र आदि में तारीख लिखते हैं, महीना लिखते हैं, वर्ष लिखते हैं, तो उसमें किस प्रकार से अल्पविराम लगाने की स्थिति होती है। तो यहाँ उसका भी एक नियम है कि तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद में, अब हम तारीख और महीना है उसमें बीच में अल्पविराम नहीं लगाते। तो तारीख और महीना एक साथ आएगा, तारीख और महीने का नाम लिखने के बाद में सन संवत से पहले, यानी कि तारीख और महीने के बाद में तो नहीं होगा, तारीख और महीने के बीच में नहीं होगा, लेकिन तारीख और महीना एक साथ लिखने के बाद में जब सन संवत लिखते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, बीच में हम अल्पविराम लगाते हैं। 2 अक्टूबर 2024 ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 अक्टूबर, अब यहां महीना है और दिन है, इनके बाद में लिखेंगे 2024। तो यहां आवश्यकता रहती है विद्यार्थियों अल्पविराम लगाने की। तो यहां तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद में और जब सन संवत वगैरह हम लिखते हैं उससे पहले क्या लगता है, अल्पविराम लगाया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण नियम है। विद्यार्थियों कई बार की के बदले में भी अल्पविराम लगा दिया जाता है, उसी से उसका अर्थ की निकल आता है। ऐसी स्थिति आती है विद्यार्थियों जब हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं। उद्धरण से पूर्व की के बदले में उद्धरण से पहले की लगा करके हम अल्पविराम की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, नेताजी ने कहा दिल्ली चलो। तो यहां ये उद्धरण चिन्ह है, तो उद्धरण चिन्ह वाले में क्या कहेंगे हम, यहां हम ये की का लोप हो रहा है, इसमें की दिखाई नहीं दे रहा है, तो की के बदले में अर्थात की के स्थान पर हम क्या लगा रहे हैं, अल्पविराम लगा रहे हैं। तो यहां भी इस प्रकार से उद्धरण से पहले की के बदले में और अल्पविराम लगाया जाता है। अगला नियम है, अंकों को लिखते समय आप लिखेंगे 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से अंकों को लिखते समय इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। ये एक सामान्य नियम है। आगे विद्यार्थियों, यदि किसी एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति किसी वाक्य में होती है, एक ही शब्द हो या एक ही वाक्यांश हो, उसकी यदि पुनरावृत्ति होती, यदि वो शब्द बार बार आता है, तो वहां हम क्या करते हैं, पुनरावृत्ति होने पर किसी वाक्यांश की या किसी शब्द की पुनरावृत्ति होने पर क्या लगाते हैं, हम अल्पविराम लगाते हैं। जैसे कि भागो भागो आग लग गई है, तो यहां हम पुनरावृत्ति हो गई है भागो शब्द की, भागो भागो आग लग गई है। ये इस प्रकार से आपको यहां इसका पुनरावृत्ति हो गई है और पुनरावृत्ति के कारण यहां हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जब पुनरावृत्ति किसी वाक्यांश या शब्द की होती है किसी वाक्य में, तो वहां हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों कुछ शब्द लुप्त होते हैं, उनके स्थान पर हम अल्पविराम लगाते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दावली है वो आपको ध्यान रखनी है। 5-6 शब्द हैं, जैसे यह, वह, अब, तो, तक, अब, तब, तो, या आदि शब्द लुप्त हो जाने पर हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण दे सकते हैं, मैं जो कहता हूं ध्यान लगाकर सुनो, मैं जो कहता हूं ध्यान लगाकर सुनो। तो यहाँ यह शब्द का काम वह शब्द यहाँ पर लुप्त है, अर्थात वह इसमें भाव दे रहा है वह होने का, लेकिन वह नहीं है, इसलिए वह के स्थान पर हमने क्या लगा दिया है, अल्पविराम लगा दिया है। दोबारा से सुनते हैं उदाहरण को, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं जो कहता हूं वह ध्यान लगाकर सुनो। अब यदि हम वह को हटा दें तो वहां वह के स्थान पर अल्पविराम से काम चल जाता है। तो वहां जैसे अगला उदाहरण है, कहना था सो कह दिया तुम जानो, कहना था सो कह दिया तुम जानो। अब यहां पर कह दिया, उसके बाद में अल्पविराम लगाएंगे, तो यहां ये पूर्ति करने वाला है अल्पविराम अब की पूर्ति करेगा। अब शब्द यहाँ पर लुप्त है, तो उस लुप्त शब्द की पूर्ति करने का काम भी ये अल्पविराम करता है। कहना था सो कह दिया,
तुम जानो, अर्थात अब तुम जानो। तो यहाँ पर अब लगा दें या अल्पविराम लगा दें, बात एक ही है। अब जो लुप्त शब्द है उसकी पूर्ति करने वाला यहाँ पर अल्पविराम होगा। अगला उदाहरण है विद्यार्थियों, यदि तुम कल आओ मेरी किताब लेते आना। यदि तुम कल आओ, तो यहाँ पर तो लुप्त हो रहा है, तो के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, वहां अल्पविराम की स्थिति उत्पन्न करेंगे, अल्पविराम वहां पर हम लगा देंगे। यदि तुम कल आओ मेरी किताब लेते आना, तो यहाँ पर तुम आओ, आओ के बाद में हम क्या लगा देंगे, अल्पविराम लगा देंगे। तो यहाँ ये जो शब्द है, ये जो अल्पविराम है वो तो की पूर्ति कारक होगा। अगला है, जब जाना ही है चले आओ। जब जाना ही है चले जाओ, यहाँ पर तब जो शब्द है वो लुप्त हो रहा है, तब की पूर्ति ये क्या कर रहा है, अल्पविराम कर रहा है। जब जाना ही है चले जाओ, तब चले जाओ, तब की पूर्ति यहाँ पर लुप्त होने पर तब शब्द लुप्त जैसा प्रतीत हो रहा है, और उसके स्थान पर हमने क्या लगा दिया, अल्पविराम लगा दिया है। वह कब लौटेगा कह नहीं सकता, वह कब लौटेगा कह नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ अल्पविराम नहीं लगाएं तो यहाँ पर शब्द क्या आता, यह, इसलिए यहाँ पर यह शब्द जो है वो लुप्त हो रहा है, अर्थात वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 2-3 नियम और है विद्यार्थियों। किसी श्रृंखला में तत्वों को सूचीबद्ध करने के लिए, कोई श्रृंखला है, सीरीज है, उसमें हम तत्वों को सूचीबद्ध कर रहे हैं, एक सारणी के रूप में उसको बना रहे हैं, उसका क्रम निर्धारित कर रहे हैं, तो वहां किसी श्रृंखला में तत्वों को सूचीबद्ध करने के लिए भी यहाँ पर अल्पविराम प्रयुक्त होता है। जैसे मुझे संतरा, सेब और नाशपाती चाहिए। तो यहाँ विद्यार्थियों श्रृंखला में तत्वों का वर्णन किया जा रहा है, सेब, संतरा, सेब और नाशपाती चाहिए। तो यहाँ विद्यार्थियों संतरा के बाद में, सेब के बाद में और नाशपाती, और लगी गया, अब लगेगा नहीं क्योंकि अंतिम शब्द में क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। तो मुझे संतरा, सेब और नाशपाती चाहिए। अब यदि आप संतरा के बाद में यदि अल्पविराम नहीं लगाते हैं तो अर्थ अलग प्रयुक्त होता है, अर्थ अलग ये देने लगता है। जैसे मुझे संतरा सेब यानी कि नारंगी रंग का सेब, यहाँ पर रंग से हो जाएगा, यदि हम अल्पविराम नहीं लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, दूसरा अर्थ देने के लिए वो वाक्य जो है वो आग्रही हो जाएगा। इसलिए मुझे नारंगी सेब और संतरा चाहिए। नारंगी सेब यानी कि जो नारंगी रंग का सेब है उसका वो द्योतक होगा, इसलिए यहाँ पर बीच बीच में हमें क्या लगाने हैं, सूचीबद्ध करने के लिए किसी श्रृंखला में तत्वों को, तो वहां पर अल्पविराम का प्रयोग हमें करना है। विद्यार्थियों यहाँ एक कोई श्रृंखला है, उस श्रृंखला में दिए गए 3 या अधिक शब्दों या वाक्यांशों, अर्थात कह सकते हैं खंडों, उसको अलग अलग करने के लिए भी 3 या 3 से अधिक शब्दों, खंडों या वाक्यांशों को अलग अलग करने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, अल्पविराम लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की यात्रा की। यहाँ पर 3 शब्द हैं, 3 देशों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं, अलग अलग हैं, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। तो यहाँ पर स्पेन के बाद में हम अल्पविराम लगाएंगे, फ्रांस और जर्मनी। तो 3 या अधिक शब्दों को अलग अलग करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अल्पविराम लगाएंगे। विद्यार्थियों सबसे अंत में आपकी व्यावहारिक नॉलेज को पुष्ट करने वाला गणित से संबंधित भी प्रयोग यहाँ पर अल्पविराम के रूप में देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, हम जो अंकों की संख्या बड़ी होती है वहाँ भी एक नियम है उस अल्पविराम को लगाने का, वो आपके लिए बहुत ही आप व्यावहारिक नॉलेज के लिए अच्छा हो सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसमें विद्यार्थियों नियम यह है कि एक तो इन संख्याओं में अल्पविराम लगाने से क्या होता है, संख्या को पढ़ना, लिखना और याद रखना आसान हो जाता है। अल्पविराम का स्थान क्या करना है, इकाई के स्थान से, ध्यान से सुनना है, अल्पविराम का स्थान कहाँ होगा, इकाई के स्थान से गिनकर प्रत्येक 3 अंक पर रखा जाता है। इकाई की तरफ से हम गिनेंगे और प्रत्येक 3 अंक पर क्या लगाएंगे, हम अल्पविराम लगाएंगे। ये एक नियम है। अल्पविराम बड़ी संख्या में छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करने में हमको ये मदद करता है। जिस प्रकार से हम 4 अंकों की संख्या लेते हैं उसमें अल्पविराम लगाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 1000 लिखा गया, तो हमने क्या बताया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां अल्पविराम लगेगा। जितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे हम लें
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ कहाँ कहाँ अल्पविराम लगेगा, ये बड़े औचित्य की बात है, समझ की बात है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, इकाई से हम तीसरे अंक पर, इकाई से हम तीसरे अंक पर, ये इस प्रकार से लगने वाला है। तो यहाँ विद्यार्थियों ये यहाँ देखते हैं 1 2 3, 3 के बाद में लगना है, 1 2 3, 3 के बाद में लगना है। तो यहाँ इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख की जो स्थिति होती है वो इस प्रकार से, यहाँ पूर्ण विराम का इस प्रकार से इकाई की तरफ से 3 अंक छोड़ करके हम अल्पविराम लगाते हैं। ये गणित का एक नियम है जो कि अल्पविराम लगाने की स्थिति को सही रूप से स्पष्ट करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं हिंदी परिवार के साथ अगली वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।